living in a crowded. दोस्तों बहुत दिनों से आपके काफी सारे सवाल आ रहे थे जिनके जवाब हम नहीं दे पा रहे थे अपने व्हाट्सएप पर। तो आज हमने फैसला किया कि हम जाएंगे अपने फार्म हाउस पर, वहीं आपसे आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे फार्म हाउस पर। That you're in the world alone. No one ever told you that you have to fight for something, or you'll never learn to balance. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि जब से यूरोप से आए उससे बहुत सारे काम पेंडिंग थे और बारिशों के बाद मेरा बहुत मन करता है एक बार फार्म हाउस पे जाया जाए और थोड़ा काम भी देख ले जाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से ही एक वीडियो आपके लिए शूट की जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले कि जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं वो किस तरीके से मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जब मैं पर्सनली आकर अपनी फाइल आपको दिखानी है और आपसे बात करनी है। दूसरा है कि इमिग्रेशन पर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। तीसरा, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे कमेंट्स आते हैं वीडियोस पर कि सर हमारा वीज़ा जो है हमने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ हो गया, और जो पॉइंट्स थे वो वही थे, जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस। और दूसरा रहता है कि आपका इंटरनेट स्टे, योर इंटरनेट स्टे वाज नॉट रिलायबल। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग हमसे बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये शिकायत भी चल रही है कि कमेंट्स के जो रिप्लाई नहीं आ पा रहा, व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर तो हम ज़रूर ही सबके रिप्लाई देते हैं, लेकिन अब व्हाट्सएप पर हम पूरे एफिशिएंट तरीके से रिप्लाई नहीं दे पा रहे, क्योंकि दोस्तों जब फ्री कंसल्टेशन होती है तो हमसे एक ही सवाल को 1000 बार पूछा जाता है, जिनका हम एक बार जवाब दे दें तो उसके बाद फिर नया क्वेश्चन आ जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जी हमने किसी और एजेंट के थ्रू वीज़ा अप्लाई किया तो रिफ्यूज़ हो गया, तो हमें वही रीजंस दिए हैं दो, तो हम कैसे करें, क्या करें। दोस्तों अब आपकी सहूलियत के लिए जो हमारे जनरल सब्सक्राइबर्स हैं हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं और उनको जनरली वीज़ाज़ अप्लाई करने से इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनके लिए हमने एक नया रास्ता चुना है। दोस्तों अब हम आपसे 2500 रुपये, 2500 रुपये अपनी कंसल्टेशन चार्जेस लेंगे, जिसमें आप अपनी पूरे फाइल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमारे पास आ सकते हैं और अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप पर्सनली सारी चीज़ें दिखा सकते हैं हमें और आपको सही राय और सही रास्ता दिखा पाएंगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि आखिरकार ये फ़ीस क्यों। दोस्तों हम भी आखिरकार इंसान हैं और आपके सवालों के जवाब देते देते, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास अन्य ऐसे सवाल भी आते हैं, उनके जवाब दे देते हम भी थक जाते हैं और हम नहीं चाहते कि आप हमसे भी वही कहें कि हम आपसे क्वेश्चन करते हैं और हमें जो है हमारे जवाब नहीं मिल पाते। तो दोस्तों यही उसका एक तरीका है कि जो हमारे जनरल सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी कंसल्टेशन फ़ीस दें और जिस तरीके से वो मिलना चाहते हैं, जो उनकी क्वेरीज उनके सारी डॉक्यूमेंट्स को देख के हम उन्हें सही सलाह दे पाएंगे कहाँ का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, शेंजन करें, यूके करें, यूएस, कनाडा, जहाँ का भी आपको, उन्हें हम सही सलाह दे पाएंगे। अब इसमें एक फ़ायदा और है, जो हमसे हमारी ये पेड कंसल्टेशन लेंगे उसके बाद जब वो हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई कराते हैं तो इसमें से उन्हें 1000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब वो हमारी तरह अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि इमिग्रेशन पर जब आप पहुंचते हैं यहाँ या बाहर तो आप कैसे उसे फेस करें, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम बहुत आती है कि इमिग्रेशन पर वापस कर दिया और आगे प्लेन बोर्ड नहीं करने दिया। तो उसका सबसे बढ़िया इलाज यही कि सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अपनी जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उससे वापसी की आपके रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास आपकी होटल बुकिंग कन्फर्म्ड होनी चाहिए आपके पास, और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, और जो आपकी आइटनरी है कि आप वहाँ कहाँ घूमने वाले हैं उसका भी एक आपके पास रिटर्न सारा होना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड होने चाहिए सामने, चाहे बोर्डिंग काउंटर हो या इमिग्रेशन को फेस करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस में लाने के लिए कि आपका जो इंटेंशन है वो घूमने का ही है और ओवर स्टे का नहीं है। क्योंकि रिसेंटली जब मैं एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर उतरा था, मेरा वीज़ा था फ्रांस का और मैं उतरा था नीदरलैंड्स कंट्री में एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर, तो मुझे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा, जिसको मैं अगली वीडियो में आपको सारा बेहतर तरीके सारा समझा पाऊंगा कि मैंने किस तरीके से फेस किया, क्या क्वेश्चन मेरे से पूछेगा और मैंने किस तरह हैंडल किया, जिसके बाद आखिरकार उन्हें मुझे एंट्री देनी पड़ी एम्स्टर्डम में फ्रांस वीज़ा के साथ।
दोस्तों गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा और अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर कि जो रिफ्यूज़ल्स के रीज़न दिए जाते हैं कि जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस और इंटरनल स्टे वाज नॉट रिलायबल। ये दो रिफ्यूज़ल जो 10-12 या जो भी नंबर के होते हैं इनको दिया जाता है आपको रिफ्यूज़ल के लिए। इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक है तो आखिरकार हमें रीज़न क्यों दिया गया। दोस्तों इसमें एज भी मैटर करते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपकी उससे जुड़ा होता है एम्प्लॉयमेंट। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उतना अगर 25 साल तक आपकी उम्र है तो उसमें ज़रूर दिक्कतें आती हैं और आपके फाइनेंशियल जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके लिए आपके पास आपकी जो अगर सैलरी स्लिप्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, तनख्वाह आपकी अच्छी होनी चाहिए और ITR इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों आपको अपनी एक स्टडी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी सैलरी जो है वो टाइम पर आनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी रेप्यूटेड है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी, तो भी इसमें आसानी होती। दोस्तों फॉर्म को फाइल करना, आपका कवरिंग लेटर देना, आपकी आइटनरी देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको आपकी एप्लीकेशन को मजबूत बनाते हैं। तो इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो यही थी कि आपकी अगर बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है, आपकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी है और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि आपको वीज़ा देने से कोई नहीं रोकता। इसलिए आप कभी भी इसमें जल्दबाजी नहीं किया कीजिए। और अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है वीज़ा एक बार तो उसके बाद मेरी सलाह है कि आप दोबारा से अपना शेंजन वीज़ा या उसी कंट्री का वीज़ा दोबारा अप्लाई नहीं करें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बिल्ड करें। दोस्तों मान के चलिए कि आपका फ्रांस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको सलाह नहीं दूँगा कि दोबारा आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें, शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उसके बाद ज़रूर अपनी एक ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जैसे आप वीज़ा ले सकते हैं दुबई का, आप दुबई जा सकते हैं, आप थाईलैंड भी जा सकते हैं और अगर टर्की का वीज़ा आप ले लें और टर्की घुमाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं कोई वीज़ा। अगला स्टेप जो होता है वो होता है कवर लेटर। आपको कवर लेटर में अपनी सारी जो बातें हैं वो बतानी होंगी वीज़ा ऑफिसर को जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को कंसीडर करे। दोस्तों आगे जो है UK की सीरीज़ शुरू है, उसके बाद हम आयरलैंड, एम्स्टर्डम, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन, ये सारी की सारी सीरीज़ हम अपलोड करेंगे। हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस यहाँ से जाते हुए भी उन कंट्रीज़ में, वापसी आते हुए भी। दोस्तों चैनल के साथ बने, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप नंबर आपको आ रहा होगा यहाँ पर, तो आप उससे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इधर भी है एक ही ये रहा।